हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने इस टॉपिक का पृष्ठभूमि, पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, इन 3 पहलुओं को समझ लिया था। जो 3 और टॉपिक इससे रिलेटेड बचे हैं वे हैं अंग्रेज़ों का भारत में आगमन, डेनिश कंपनी का भारत में आगमन और फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बचे हुए इन 3 पहलुओं को, और इसके साथ में हम लोग भारत में अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी संघर्ष, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के माध्यम से भी जानते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेज़ों का भारत में आगमन के पहलू को देखते हैं। थोड़ा इसे मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले हम ये देखें कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन का जो क्रम है और कंपनी की स्थापना तथा उससे जुड़े हुए जो उसके नाम हैं, जिस पर कि प्रायः प्रश्न पूछे गए हैं, उन चीज़ों को देख लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1509 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। उस समय कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं यह नाम था कंपनी का। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इस कंपनी की स्थापना 1509 ईस्वी में हुई थी, जिसे कि उस समय की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र दिया गया था। अर्थात आरंभ में कंपनी को भारत एवं अन्य एशियाई देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति केवल 15 वर्षों के लिए दी गई थी, जिसे कालांतर में 1609 में उसे बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात नाम के संदर्भ में हम देखेंगे कि ऊपर के जुड़े हुए ये 3 पहलू कंपनी के नाम से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम एक बार में इसकी चर्चा कर लेंगे ताकि यदि कोई नाम से जुड़ा प्रश्न आया तो हमसे गलती ना हो। जैसा कि शुरुआती नाम हमने देखा कि यह था, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत में अर्थात 1687, 1693, 1698 में ब्रिटेन में 3 और कंपनियों की स्थापना होती है, जिनका कि उद्देश्य भारत के साथ और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करना था। अंततः हम देखते हैं कि 1708 ईस्वी में जो अन्य बनी हुई 3 कंपनियां थीं और जो पूर्व की गवर्नर कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1509 ईस्वी में हुई थी, इन दोनों का विलय हो जाता है और एक नई कंपनी सामने आती है, जिसे हम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। तो हमारा नया नाम क्या बना? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। यहाँ आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड शब्द आया हुआ है। यूनाइटेड से अभिप्राय है कि कई कंपनियों का एक साथ आना, एक मंच पर साथ आना, यानी कि
एक जुड़ाव को दर्शाता है, यूनिफिकेशन को दर्शाता है यूनाइटेड शब्द। तो इससे आप जान पाएंगे कि यूनाइटेड कंपनी तब बनी है जब मूल कंपनी, जो कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स थी, के साथ 3 अन्य कंपनियों का विलय 1708 ईस्वी में हो जाने के पश्चात इस नई कंपनी का उद्भव भारत में होता है। कालांतर में हम एक महत्वपूर्ण विकास देखते हैं कि 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आता है, इस एक्ट में कंपनी का नया नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का नया नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है और इसके पश्चात कंपनी इसी नाम से निरंतर भारत में जानी गई। देश आज़ादी तक इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों पहलुओं को एक क्रम में देखने के बाद आप कंपनी के नाम से जुड़े हुए जो पहलू हैं उससे जुड़े प्रश्नों को आसानी से हल करने में सक्षम होंगे। अब यहाँ 1509 ईस्वी की जो बात हम यहाँ कर रहे थे, माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ 1509 की बजाय आप 1599 कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंपनी की स्थापना हुई थी यह 1509 की बजाय 1599 में हुई थी। यह भूलवश एक त्रुटि मुझसे हो गई थी यहाँ पर लिखने में, तो आप इसे 1599 याद रखेंगे, न कि 1509। जब 1509 में कंपनी की स्थापना हो गई और 1600 ईस्वी में उसे आज्ञा पत्र प्राप्त हो गया, तो आपको पता होगा कि भारत में कंपनी का आगमन 1608 ईस्वी में हुआ। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बीच के 8 वर्षों तक कंपनी की क्या गतिविधियाँ रही? क्या कंपनी बनने के पश्चात वह इंतज़ार करती रही कि भारत में अभी हम नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि 1601 ईस्वी में हम देखते हैं कि कंपनी ने इंडोनेशिया के साथ मसालों के व्यापार के लिए अपनी शुरुआत कर दी थी। अर्थात सबसे पहले कंपनी अपनी स्थापना के पश्चात इंडोनेशिया के साथ मसाला व्यापार में संलग्न हुई थी और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1608 ईस्वी में हम देखते हैं कि जो एक बड़ा नाम सामने आता है वह है टॉमस हॉकिंस का। टॉमस हॉकिंस अंग्रेज जो राजा थे जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पश्चात जेम्स प्रथम नए राजा थे और उनके द्वारा अकबर के लिए एक पत्र भेजा गया था। हालांकि 1606 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, परंतु संभव है कि उन्हें इस बात का बोध नहीं था और उन्होंने अकबर के लिए एक पत्र टॉमस हॉकिंस के हाथ से भेजा था। टॉमस हॉकिंस के विषय में हम देखते हैं कि यह हेक्टर नामक जहाज़ से भारत में आता है और सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है। तत्पश्चात वह जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है और एक बड़ी बात ये होती है कि टॉमस हॉकिंस फ़ारसी और तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। ऐसे में उसने जहांगीर से उसके दरबार में जो मुग़लों की कोर्ट लैंग्वेज थी या जिसको हम दरबारी भाषा कहते हैं वह थी फ़ारसी। टॉमस हॉकिंस ने जहांगीर से फ़ारसी भाषा में बात किया और इससे जहांगीर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उसे सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी
और उसे 400 का मनसब भी प्रदान किया। यहाँ यह दोनों ही तथ्य आपको ध्यान रखने होंगे और आप चाहें तो एक कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें, ताकि अगर कोई नया तथ्य चर्चा में आता है तो आप उसे उसी क्रम में नोट कर सकें, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सभी तथ्यों को यहाँ पर लिख सकूं। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ काफ़ी तथ्य आ गए हैं और इससे अतिरिक्त जो अन्य तथ्य होंगे उसे आप अपने अनुसार अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो ये दो तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक कि टॉमस हॉकिंस ने किस भाषा में जहांगीर से बात की, और दूसरा कि जहांगीर द्वारा उसे क्या पुरस्कार दिया गया। तो हम देखते हैं कि दो पुरस्कार उसे मिले। एक कि सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति, और दूसरा टॉमस हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया गया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग घटना यह होती है कि जब जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज़ सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना अर्थात फैक्ट्री की स्थापना के लिए आगे आते हैं, तो वहाँ उन्हें इसका विरोध देखना पड़ता है, क्योंकि पुर्तगालियों से जो संघर्ष चल रहा था, पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था कि पुर्तगालियों की जो भारतीयों के मामले में हस्तक्षेप की नीति थी, उसके कारण भारतीयों में एक असंतोष उत्पन्न हो गया था और वे ऐसा मानते थे कि ये सभी अंग्रेज़ जो है उनके लिए हितैषी उनके नहीं हैं। ऐसे में जहांगीर के इस निर्णय का व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया और अंग्रेज़ सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना में सफल न हो सके। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1611 में मसूलीपट्टनम में जो कि गोलकुंडा क्षेत्र में है, वहाँ पर कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर ली। तो ध्यान रहे कि जहांगीर द्वारा जो अंग्रेज़ों को अनुमति मिली थी फैक्ट्री बनाने की, वो सूरत के लिए मिली थी, परंतु कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1611 में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह होता है कि अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित किया गया। इससे न केवल लोग प्रसन्न होते हैं, बल्कि जहांगीर भी इससे प्रसन्न होता है, क्योंकि भारत में पुर्तगालियों को दुश्मन के रूप में देखा जाता था। उनके प्रति एक असंतोष था लोगों में। ऐसे में अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगालियों को पराजित करने से अंग्रेज़ों की साख भारत में बढ़ गई और तब हम देखते हैं कि 1613 में सूरत में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा कर दी गई। तो पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों की मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में और दूसरी सूरत में 1613 ईस्वी में बनाई गई। इस क्रम में गोलकुंडा में एक महत्वपूर्ण तथ्य 1632 ईस्वी में घटित होता है कि गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसे सुनहरा पत्र की भी संज्ञा दी गई है। यहाँ मैंने आपको दर्शाया है कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में और 1632 जो कि प्लस करके नीचे लिखा हुआ है, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा सुनहरा पत्र उन्हें प्रदान किया गया। सुनहरा पत्र इस संदर्भ में कि यह अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत हितकारी था, जो व्यापारिक सुविधाएं उन्हें
प्राप्त हुई थी वो अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत हितकारी था। इस क्रम में अगला क्रम हम देखते हैं कि 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और उसने भी कुछ व्यापारिक सुविधाएं जहांगीर से प्राप्त की थी। तो यह कंपनी की स्थापना से जुड़े हुए तथ्य और भारत में उनके आगमन से जुड़े हुए पहलुओं की चर्चा हमने किया है। यहाँ आप देखेंगे कि अंग्रेज कंपनी के संदर्भ में जो तथ्य हैं इन्हें हम यहाँ और अर्थात यहाँ से नीचे के सभी तथ्य अंग्रेज़ों से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार इधर के जो तथ्य हैं यह भी अंग्रेज़ों से जुड़े हुए हैं और ऊपर के तथ्य अर्थात डेनिश कंपनी के संदर्भ में जो तथ्य हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं और फ्रांसीसी कंपनी के संदर्भ में तथ्यों की चर्चा हमारी यहाँ से यहाँ तक की गई है। चूँकि अंग्रेज़ी कंपनी का महत्व भारत में अधिक था तो उससे जुड़े हुए तथ्य भी ज़्यादा होंगे। कम जगह में ज़्यादा बातों को बताने के क्रम में इस रूप में मैंने चीज़ों को लिखा है। तो अंग्रेज़ी कंपनी का अगला पड़ाव हम देखेंगे बंगाल के संदर्भ में कि क्या गतिविधियां बंगाल में होती हैं। यहाँ एक छोटी सी हेडिंग है, बंगाल में अंग्रेज। बंगाल में अंग्रेज़ी कंपनी 1651 में उस समय के सूबेदार शाह शुजा द्वारा एक विशेष अनुमति प्राप्त करती है और उसमें आधार बनता है गैब्रियल बंटन, जो कि एक डॉक्टर था, शाह शुजा के दरबार में था और उसने शाह शुजा की चिकित्सा की थी। इसी डॉक्टर गैब्रियल बंटन के माध्यम से कंपनी को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुईं और वो सुविधा यह थी कि 3000 रुपये वार्षिक देकर बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई। यह एक बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो प्रांत थे इनको मिलाकर भारत के पूर्वी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों के प्रभाव में आया और मात्र 3000 रुपये वार्षिक देकर इन्हें व्यापार की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो गई। इस क्रम में कुछ और घटनाक्रम बंगाल से जुड़े हुए हैं, परंतु वो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा पहलू महत्वपूर्ण बंगाल के संदर्भ में हम देखते हैं कि 1698 में अजीम उस शान के द्वारा सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी गई और इसके बदले अंग्रेज़ों को केवल 1200 रुपये देने थे। यह एक महत्वपूर्ण विकास था कंपनी के संदर्भ में और हम देखेंगे कि इसका लाभ लेते हुए कंपनी ने यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना की। इस फोर्ट विलियम का प्रथम जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था ये चार्ल्स आयर को बनाया गया और 1700 ईस्वी में हम देखेंगे कि इसी फोर्ट विलियम को भारत का पहला प्रेसिडेंसी क्षेत्र भी घोषित किया गया और यहाँ घटित घटनाक्रम अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण इस रूप में हो जाता है कि आगे चल कर के यही कलकत्ता अंग्रेज़ों की राजधानी बनता है, जो कि 1700
1672 से लेकर के 1912 तक अंग्रेज़ों की राजधानी रहता है। और 1772 से पहले हम देखते हैं कि मुंबई की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस तरीके से 1661 में जब पुर्तगालियों का वैवाहिक संबंध अंग्रेज़ों के साथ विकसित होता है तो उन्हें मुंबई दहेज में प्राप्त होता है, जिसे 1668 में कंपनी को अंग्रेज़ों द्वारा प्रदान कर दिया गया था। और 1687 के बाद हम देखते हैं कि मुंबई अंग्रेज़ों की महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में सामने आता है। तो मुंबई के पश्चात 1772 से कलकत्ता एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होता है और इसकी नींव इसी दौर में पड़ती है। इस क्रम में आगे हम देखेंगे कि 1715 ईस्वी में सर जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मिशन भारत में आता है, जिसमें विलियम हॉकिंस और ख्वाजा सेहूर्द जैसे लोग भी उसके साथ में होते हैं। विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर था, वहीं ख्वाजा सेहूर्द एक दुभाषिया था जो कि आर्मेनिया से था। एक बार फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर जिसका नाम विलियम हैमिल्टन था, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप में सामने आती है और वह उस समय के बादशाह जो कि उत्तर मुग़ल काल से जुड़े थे और उनका नाम था फ़र्रुख की चिकित्सा करता है, उपचार करता है उनकी, और इससे प्रसन्न होकर के फ़र्रुख द्वारा 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जाता है। और इस फरमान के 3 पहलू होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधाएं अंग्रेज़ों को यहाँ प्राप्त होती हैं। इसीलिए एक इतिहासकार ऑर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी है। ऑर्म महोदय ने इसे कंपनी की मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी है। अब यहाँ क्या व्यापारिक सुविधाएं कंपनी को प्राप्त होती हैं, इसे भी देखना महत्वपूर्ण होगा। पहला तथ्य हम यह देखते हैं कि 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति कंपनी को प्राप्त हो गई। दूसरा, 10,000 रुपये वार्षिक में सूरत को सभी करों से मुक्त कर दिया गया, अर्थात सूरत में जो कंपनी के व्यापारिक गतिविधियां थीं, उन सभी गतिविधियों को सभी प्रकार के करों से मुक्त कर दिया गया और इसके बदले में केवल 10,000 रुपये वार्षिक कंपनी को अदा करना था। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू हम देखते हैं कि कंपनी द्वारा बम्बई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य में चलाने की अनुमति प्राप्त हो गई। बम्बई में ढाले हुए जो सिक्के थे, इसे पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलाने की अनुमति प्राप्त हो गई। शायद अपने इन तीनों महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाओं के कारण अंग्रेज़ भारत में बहुत ही तेज़ी से अपना विकास कर सके और यही कारण था कि इसे एक मैग्ना कार्टा के रूप में देखा गया। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि
भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे, वे चाहे कंपनी के नाम से जुड़े हुए हों या उनके आरंभ में भारत के आगमन से जुड़े हुए हों या बंगाल में उनके प्रवेश से जुड़े हुए पहलू हों, इन सभी की चर्चा हमने यहाँ पर कर लिया है। अंग्रेज़ों के पश्चात जो दूसरी, या अगर क्रम से हम देखें तो पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ के पश्चात जो चौथी कंपनी थी, यह थी डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी के संदर्भ में केवल 2-3 बातों को ही हमें ध्यान देना है। चूँकि इनकी भूमिका अत्यंत सीमित थी, इसलिए इनसे जुड़े ज़्यादा तथ्य आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हमें बस इतना देखना है कि डेनिश कंपनी का भारत में आगमन 1616 ईस्वी में हुआ और 1620 में तंजौर के ट्रैंकोबार में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किया है। तंजौर की लोकेशन आज के तमिलनाडु क्षेत्र में और उस समय का जो कर्नाटक प्रांत था उसके अंतर्गत आता है। अभी मैं इसे एक मैप में भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, वहाँ से आप चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। फ़िलहाल आप ये याद रखें कि डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर में स्थापित की थी और तंजौर के भी ट्रैंको बार में इस कंपनी की स्थापना इन्होंने किया था। डेनिश कंपनी की भारत में गतिविधियां सीमित रहीं और कालांतर में हम देखते हैं कि 1745 ईस्वी में यह कंपनी अंग्रेज़ों को अपनी समस्त फैक्ट्रियों को बेचकर यहाँ से चली गई। इसके कारण उनके अपने देश में उनकी स्थितियाँ और अफ्रीका एवं एशिया के अन्य क्षेत्रों में उनकी व्यस्तताएं थीं। तो ऐसे में डेनिश कंपनी से जुड़े इन 2-3 तथ्यों को जानना हमारे लिए पर्याप्त होगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण कंपनी जो कि क्रम में अगर हम देखें तो यह 5वीं कंपनी के रूप में आती है और यह फ्रांसीसी कंपनी थी। अंग्रेज़ों से संबंधों के संदर्भ में इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन 5 कंपनियों में अंग्रेज़ तो भारत में अपने शासन की स्थापना ही किए थे, लेकिन अन्य कंपनियां जिसने अंग्रेज़ों को प्रभावित किया उसमें सर्वाधिक प्रभावित करने वाली कंपनी फ्रांसीसी थी। ऐसे में इनसे जुड़े तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। सर्वप्रथम स्थापना के संदर्भ में अगर हम देखें तो 1664 ईस्वी में लुई 16वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ऐसे में यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू सामने यह आता है कि इससे पूर्व की सभी कंपनियाँ जहाँ निजी कंपनियों के रूप में स्थापित हुई थीं, वहीं फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना एक सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी, जिसने इसके चरित्र को एक अलग रूप में प्रस्तुत किया और कहीं न कहीं आगे चलकर वह इसकी भारत में असफलता के लिए भी उत्तरदायी बनती है। इस स्थापना के पश्चात हम देखते हैं कि 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरों के द्वारा सूरत में पहली कोठी की स्थापना किया गया। तो हमें यहाँ यह तथ्य हमेशा ध्यान रखना है कि जो 5 कंपनियाँ हैं, इन सभी कंपनियों की जो पहली फैक्ट्री थी वह कहाँ पर स्थापित हुई है। तो थोड़ा सा रिवीजन के संदर्भ में यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो
पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी, हमने चर्चा किया था कि 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित हुई थी, कोचीन में। इसी प्रकार डचों के संदर्भ में हम देखें तो डचों की पहली फैक्ट्री की स्थापना 1605 में मछलीपट्टनम में हुई थी। मछलीपट्टनम में अगर आप याद करें, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, एक और कंपनी है जिसकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई है मछलीपट्टनम में, और वह है अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने भी 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। हालांकि आप इस तथ्य को ध्यान रखेंगे कि इन्हें अनुमति सूरत के लिए प्राप्त हुई थी, परंतु वे वहाँ पर तुरंत फैक्ट्री की स्थापना नहीं कर पाए थे, बल्कि 1613 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना कर पाए। और इससे पहले 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर ली थी। और डेनिश कंपनी की चर्चा भी हमने तुरंत किया कि तंजौर के ट्रैंकोबार में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। फ्रांसीसियों के संदर्भ में हमने देखा कि 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली कोठी की स्थापना किया था। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, पांडिचेरी आदि में फ्रांसीसियों द्वारा अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। और 1701 ईस्वी में हम देखते हैं कि पांडिचेरी को इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया और फ्रैंको मार्टिन को इसका महानिदेशक बनाया गया। और आगे हम देखेंगे कि पांडिचेरी महत्वपूर्ण रूप से फ्रांसीसी जो केंद्र है उसके रूप में जाना गया। अगर आज भी हम पांडिचेरी में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रांसीसी संस्कृति की झलक देख पाते हैं। इसी तरह से अगर हम गोवा में जाते हैं तो वहाँ पुर्तगाली कल्चर की हमें झलक देखने को मिलती है। चूँकि ये सभी लंबे समय तक इनके प्रभाव में रहे थे, ऐसे में सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमें यह याद रखना है कि 1701 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय बनाया और फ्रैंको मार्टिन को अपना महानिदेशक नियुक्त किया। इसके पश्चात फ्रांसीसियों में जो बड़ा नाम आता है वो है डुप्ले का। और हम देखेंगे कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के संदर्भ में या कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में डुप्ले की चर्चा विशेष रूप से होती है। खासतौर पे कर्नाटक युद्ध प्रथम और कर्नाटक युद्ध द्वितीय में डुप्ले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ तक कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के भारत में विजय का जो रूपरेखा है वो वास्तव में डुप्ले की दिमाग की उपज थी, जिसे अंग्रेज़ों ने सफलतापूर्वक लागू कर लिया। और वो यह था कि भारतीयों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर विशेष राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना और उनके माध्यम से अपने व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना। इसकी चर्चा हम लोग कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों कंपनियों के संदर्भ में कुछ जो महत्वपूर्ण पहलू थे इसकी चर्चा कर ली है। अब आइए हम लोग आगे चलें और अगला हमारा पहलू होगा कर्नाटक